ओके नीरज जी अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश जी खुद ही हाईजैक हो गए और ये हमसे पूछ रहे हैं वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। ये सबसे पहली बात तो मानक जी, ये एक अच्छी खबर है कि पहले कांग्रेस पार्टी जाती थी लालू जी के दरबार में, लेकिन अब समय बदला, दौर बदला, अब राजद जा रही है कांग्रेस के दरबार में। यह दौर तो बदल गया, इसको मानने में कोई हिचक हमको नहीं है। दूसरा यह मेरे लिए महत्वपूर्ण आपके लिए यह है कि अभी भी तेजस्वी जी का बयान आप सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 17 को हम और कांग्रेस बैठेंगे और इसी बीच में कांग्रेस पार्टी रैली भी आयोजित कर रही है, स्वतंत्र रैली बक्सर में और पटना में। उसका कार्यक्रम मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कार्यक्रम है। और आप तो चुनाव विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप दिल्ली विधानसभा का चुनाव देखिए। उस समय से कांग्रेस पार्टी का जो नजरिया है वो बदलता जा रहा है। वही अरविंद केजरीवाल 2024 के चुनाव में साथ रहे तो मिलकर लड़े, लेकिन उसके नतीजे जो आए उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल से उन्होंने अपनी अलग राजनीति की दुकान सजाई। परिणाम जो भी हो, लेकिन कांग्रेस ने एक क्षेत्र जो वहां की आप पार्टी से अपने आप को मुक्त किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बिहार में चुनाव प्रस्तावित है। अच्छा बताइए, लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो माने डिफंक्ट हो गए, उनको कोई नहीं पूछने वाला है। लालू जी ने, यही तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। आज कांग्रेस ने मजबूर कर दिया, हालांकि उनका आंतरिक मामला है कि दरबार में हाजिरी लगाना पड़ा इनको, लेकिन अब तक, और 5 दिन पहले दलित समुदाय के सम्मेलन में कहा कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम ये करेंगे। तो आज बोलने में क्या दिक्कत था? बोलते। और सीपीआई, सीपीएम, माले, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किसका था आप बताइए पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में? तो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, वह परिणाम आने के बाद हमारी समझ है कि जिस ढंग से कांग्रेस अपना राजनीतिक नजरिया पेश कर रही है, वामपंथी पार्टियां जैसे खामोश है, उससे कहीं न कहीं सवाल के घेरे में है और अर्जी लगा दी, लेकिन वेटिंग लिस्ट है, कोई इससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा सवाल यह है कि, और बिहार के बारे में एक गलत छवि के बारे में हम जरूर कहना चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन का सर्वे रिपोर्ट निकाल लीजिए। वह इलेक्शन कमीशन का सर्वे रिपोर्ट कहता है कि बिहार में 4.2% ही लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं और 1.1% धर्म के आधार पर वोट करते हैं। सैंपल सर्वे है, लेकिन हम लोग उसी दुकान में भी बैठे हुए हैं कि जाति के नाम पर मिल जाएगा। नीरज जी जरा दोबारा बताएंगे ये आंकड़ा, वोट वापस हो जाएगा। दोबारा बताइए आंकड़ा, ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा दे रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं जी। स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, मैं थोड़ा सा 1 मिनट हमको समय दीजिए तब पूरा बात बता देंगे। बिहार में 4.2% लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं, 1.1 रिलीजन के आधार पर करते हैं। नेशनल एवरेज जब है तो 3.1 है जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर, और 1.9 है रिलीजन के नाम पर। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, वो गुजरात में 24% जाति और धर्म के नाम पर वोट करते हैं लोग, उत्तर प्रदेश में 27%, कश्मीर में 0.38%, लेकिन बिहार में 41.4% लोग परिवार की पसंद को देखकर वोट करते हैं, 40.3 उम्मीदवार को देख करके वोट करते हैं। ये हमारा डेटा नहीं है जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट और सेंट्रल लेवल पर इसको सैंपल सर्वे किया। हम लोग उसी आंकड़े में कि वोट उधर लेके चल जाएगा। अच्छा ठीक है ओके नीरज जी बहुत बढ़िया। ओके, अब मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने ये कहा तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश जी हाईजैक हो गए, और बताइए ये बहस तो छिड़ेगी, क्यों नहीं छिड़ेगी? नायब सिंह सैनी अभी परसों आके बोल के गए हैं सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, अश्विनी चौबे कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बीजेपी के ऐसे अलग अलग बयान? अच्छा, अश्विनी चौबे इतना प्रभावी है जी। सुनिए ना, अश्विनी चौबे अमित शाह जी से बड़ा नेता है, गृह मंत्री है देश के,
संजो इनकी बेटिकट हो गए, लेकिन बड़ा नेता है। अरे एनडीए के घटक दल के जो पांचों घटक दल है उसका नेतृत्व लगातार जिला सम्मेलन बिहार में कर रहा है और लगातार इस बात को बोल रहा है। माननीय दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी जी हो, अनिल कुमार जी हो, जो भी जिस पार्टी के अध्यक्ष सारे लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह जी का यह बयान आ गया कि 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अब कोई कंफ्यूजन है, किसी को कंफ्यूजन है तो उसका कौन उपाय। और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला, जरा उसको ठीक से इंटरप्रिटेशन उसका होना चाहिए। कोई भी बोलेगा हम अपनी पार्टी के अपने सामाजिक समूह के रैली में भाग लेंगे, तो हमारे सामाजिक समूह का जो लोग रहेगा उसके बारे में बोलता ही है लोग। ठीक है, लेकिन एक सवाल और, नीरज जी एक सवाल और फिर आगे जी का बयान है। इस बार आरजेडी कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार वक्फ कानून जो आया उसकी वजह से जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है। जेडीयू को बीजेपी ने फंसा दिया। आरजेडी वक्फ कानून में आरजेडी ने जो कमेटी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें दिखाइए तो कहां पर इन लोगों ने कोई सलाह दिया था? कौन सलाह दिए थे? क्या सलाह दिए थे? अगर वक्फ संशोधन विधेयक पर आपने कोई नजरिया रखा था तो अपने मास ऑर्गेनाइजेशन से आप दीजिएगा। लालू जी के सिग्नेचर से नहीं जाएगा, तेजस्वी जी के सिग्नेचर से नहीं जाएगा, पार्लियामेंट्री पार्टी से नहीं जाएगा। क्या औचित्य इसका है? हमने मेल से भेज दिया। अरे ईमेल से भेजने से क्या होगा? आपको ऑन द रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में किस आपकी पार्टी ने अगर वक्फ संशोधन विधेयक पर कोई दिया है तो, और वक्फ के बारे में आपने रिपोर्टर को आप भेज दीजिए मानक जी, जो आरजेडी के शासनकाल का अंजुमन इस्लामिया हॉल, हमारे शासन का अंजुमन इस्लामिया हॉल, आपको पता चल जाएगा कि वक्फ की संपत्ति का विकास हमने क्या किया है। और देश में पहला राज्य बिहार, 110 करोड़ का हमने आवंटन किया, मल्टीपर्पज बिल्डिंग विभिन्न जिलों में बनाया, हर एक जिले में अल्पसंख्यक छात्रावास, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मैरिज हॉल, ये सारे वक्फ की संपत्तियों पर बन रहा है। और बीजेपी तो हमारी सहयोगी है, तो कहीं हमको बाधा नहीं हुआ। ठीक है, ओके, ऑल राइट।